नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का जयघोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंचे। सबसे पहले पंचायती निरंजी अखाड़े के संत संगम पहुंचे, फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े में अमृत स्नान किया। कतार में आकर सभी 13 अखाड़ों ने स्नान किया। संतों का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर थे। लोग नागा साधुओं की चरण रज माथे पर लगाते नजर आए। 30 से ज्यादा देशों के लोग भी अमृत स्नान देखने के लिए संगम पहुंचे। हेलीकॉप्टर से संगम पर 20 क्विंटल फूल बरसाए गए। संगम जाने वाले सभी रास्तों पर 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला है। प्रयागराज जंक्शन से 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर लोग संगम पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए लेटे हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया है। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते बन गए हैं। लोकसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाषण दिया। राहुल ने कहा, मैंने राष्ट्रपति का भाषण सुना, वे पिछले कई सालों से यही बातें दोहरा रही हैं। आज मैं बताऊंगा कि उनका संबोधन कैसा हो सकता था। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री का एक मेक इन इंडिया एक अच्छा आइडिया था, लेकिन नतीजा आपके सामने है। मैं पीएम को दोष नहीं दे रहा। यह कहना सही नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद राहुल बोले, भले हम तेजी से बढ़े हैं, लेकिन बेरोजगारी एक समस्या है जिससे निपटने में यूपीए सरकार और एनडीए सरकार दोनों ही कामयाब नहीं हो सकी। Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, मजबूरी है। आप the most interesting part, सब सुनेंगे। देख नहीं रहे तर्क पे बात करो। मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है। नहीं सर, नहीं। स्पीकर सर, वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है। स्पीकर सर, मैं समझा देता हूं सर। स्पीकर सर, वो स्पीकर सर, almost 90% of Telangana is either Dalit
Adivasi, backward or minority. Almost 90%. And I am convinced that that is the story across the country. I am absolutely convinced that the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis. There was a photograph. You remember the photograph? Of course. वो मक्खन बांटने वाली, हलवा बांटने वाली फोटो. मैं हैरान हो गया कि इस बार फोटो ही हटा दी. हलवा खिलाया मगर दिखाया नहीं किसको खिलाया. नेता प्लीज. तो at the center of any new development paradigm for this country, which runs parallel with the production paradigm I spoke of, which works together with the production paradigm I spoke of, is the participation of lower castes, OBCs, Dalits, Adivasis in the wealth of this country. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों से जमीनें छीनी और लोगों को मुआवजा भी नहीं दिया. 2027 के विधानसभा चुनाव में जब सपा की सरकार बनेगी तो हम अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे. सुनिए उन्होंने क्या कहा. ये चुनाव मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है. यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब जानते होंगे कि देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक ही चुनाव हो रहा है. वैसे तो इस चुनाव को जो और उपचुनाव थे उनके साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों वो चुनाव हो नहीं पाया. जिस समय 10 चुनाव होते तो आपका मिल्कीपुर का भी चुनाव हो जाता, लेकिन बीजेपी ने जानबूझ करके चुनाव नहीं होने दिया. वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला. हम लोग भी इंतजार करते रहे कि कब तक टालेंगे. जो चुनाव से भागेंगे जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे. ये चुनाव जो होने जा रहा मिल्कीपुर का चुनाव, ये चुनाव नहीं चुनौती है. मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है. ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है. ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है. ये चुनाव न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा उसका भी परिणाम, उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला है. मैं तो आज अपने कार्यकर्ता नेताओं से और मिल्कीपुर की जनता से आज मिलने आया हूं, लेकिन कई लोग गिनती कर करके बता रहे थे कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है. वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं. जब एक करवट लेकर के सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश की हार याद आ जाती है, और जब वो दूसरी करवट लेटते हैं
तो अयोध्या की हार में याद आ जाती है। आपने दिल्ली के विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, जहां आपके राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर इस बार डबल इंजन की सरकार आ गई तो डबल इंजन सभी को कुचल देगा। इस बार लोगों के पास दो विकल्प हैं, शरीफों की पार्टी या गुंडागर्दी। इनके कई प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में माफिया हैं, लोग शरीफ हैं और शांति से जीना चाहते हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा कि जो दिल्ली वासी खुद को विकास से वंचित पाते हैं, वे दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार चुनने के लिए उत्सुक हैं। दिल्ली में बीजेपी की विजय अब निश्चित नजर आ रही है। बजट 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा। ये इंजन सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की, सबसे पहले तो खैरियत है। अगर अब खुद परिवार ही नहीं बचेंगे, उनके परिवार ही नहीं बचेंगे, उनको इस तरह से डराया जाएगा, फोन कर करके धमकाया जाएगा, तो बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि अगर चुनाव के पहले इन लोगों का ये हाल है, जब इन्हें हमसे वोट चाहिए, चुनाव के बाद तो ये हम लोगों को कुचल देंगे। तो इस बार लोगों के पास दो ऑप्शन है, एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक तरफ वोट देने से 25,000 रुपए महीने का फायदा है और दूसरी तरफ टोटल गुंडागर्दी है। इनके कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुद माफिया हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर। अगर उनको वोट दे दिया तो एक तो देश का सबसे बड़ा गुंडा और उसके नीचे कई गुंडे, तो गुंडों का सरदार और सारे गुंडे मिलकर दिल्ली वालों का क्या हाल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। ये गुंडागर्दी दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी, देश बर्दाश्त नहीं करने वाला। लोग शरीफ हैं, लोग शांति से जीना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीय नेतृत्व वाली एक अच्छी सरकार जो विकास से प्रेरित हो, लोक कल्याण के कार्य ईमानदारी से करे, दिल्ली के लोगों को अच्छे घर बना के दे, जहां वो रहते हैं वहीं पर उनके बच्चों की परवरिश भविष्य में अच्छी तरीके से हो। हर एक दिल्ली वासी जो वर्षों से, दशकों से अपने आप को विकास से वंचित पाता है, वो अब दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्सुक है चुन के देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की विजय अब लगभग निश्चित जमीन पर दिखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में मिडिल क्लास को तो बहुत बड़ा सौगात दिया ही है। आखिर 12 लाख सालाना आय और अगर आप तनख्वाह पाते हैं तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं भरना। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी नेता संबित पात्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जेएनयू से दिल्ली में बसे रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक 114 पन्नों की रिपोर्ट आई है। इसमें लिखा है कि इससे दिल्ली की जनसांख्यिकी पर असर पड़ेगा, दिल्ली के चुनाव में नया जिहाद दिखाया था। और अब दूसरी सच्चाई की बारी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विषय में हम सब जानते हैं, वहां बहुत शोध और बहुत सारे रिसर्च के कार्य होते हैं। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई है। अनेकों महीनों से एक शोध कार्य चल रहा था, रिसर्च चल रहा था, और उस रिसर्च का रिपोर्ट पिछले हफ्ते जेएनयू में जारी हुई है। उसकी एक प्रति परसों से हम अध्ययन कर रहे थे और एक समरी बना करके आज आपके सामने आए। क्या था यह शोध कार्य, यह रिसर्च क्या था? Jawaharlal Nehru University presents report on illegal immigrants to Delhi
एनालाइजिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये बांग्लादेश से और म्यांमार से, बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स और म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको हम रोहिंग्यान्स कहते हैं, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है, सोशियो पॉलिटिकल पटल पर क्या असर है, इन सब विषयों को लेकर यह 114 पेज का रिपोर्ट है। 114 पेज के रिपोर्ट में मुख्यतः जो बातें कही गई है, मैं उन कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि देयर हैज बीन अ नोटेबल इंक्रीज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और म्यांमार से जो रोहिंग्यान आ रहे हैं, उसके कारण से एक नोटेबल इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में दिल्ली में। और जो शब्द प्रयोग किया गया है वो कहा गया है कि देयर इज अ चेंज इन दी डेमोग्राफी ऑफ द सिटी। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, आज वो दिल्ली नहीं। चोरी चोरी, चुपके चुपके, हम जान नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यान्स के कारण बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। और ये खतरे की सूचक कैसे है, ये इस रिपोर्ट में पूरी तरह से बयां की गई है। हर एस्पेक्ट का चर्चा किया गया है। उसमें कहा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर और जो लो पेइंग जॉब्स हैं, उसमें एक प्रतिस्पर्धा, उसमें एक कंपटीशन शुरू हो गया है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर कल हमारे पूर्वांचली भाई होते थे, हमारे हरियाणा से आए लोग होते थे, दिल्ली के लोग होते थे, हमारे उड़ीसा से आए कई लोग यहां प्लम्बर का बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे केरल के भाई यहां आते थे, और यहां कई सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे दिल्ली को आगे बढ़ाने में, तभी दिल्ली बनी। सभी का कंट्रीब्यूशन रहता था, हर स्टेट के लोग यहां आके कंट्रीब्यूट करते थे, और मुख्यतः हमारे पूर्वांचली भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। मगर उनके काम में सेंधमारी करना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और ये जो रोहिंग्यान आए हैं, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उनके काम में सेंधमारी कर दी है। जो काम हमारा पूर्वांचली भाई करता था, दिल्ली का मूल वासिंदा करता था, जो उड़ीसा का मेरा भाई करता था, अब धीरे धीरे वहां रोहिंग्यान घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए। जो पैसा मेरे बिहार के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे बिजवासन के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे मोती नगर में रह रहे भाई को जाना चाहिए, या उड़ीसा से आए हुए मेरे भाई को जाना चाहिए, वो पैसा अब रोहिंग्यान और बांग्लादेशी मुसलमान ले जा रहा है। ये कहा है कॉम्पिटिटिवनेस इन दी वर्क एटमॉस्फेयर। सबसे भयावह बात जो इस रिपोर्ट में है, मैं तो संक्षेप में बताऊंगा, मगर एक डिटेल इस पे प्रेजेंटेशन, और वो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। ये सारा कुछ पॉलिटिकल पैट्रोनेज के कारण हो रहा है, अर्थात कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं, पैट्रोनेज दे रहे हैं। यहां लिखा है पॉलिटिकल पैट्रोनेज प्लेज अ क्रूशियल रोल अलाउिंग द स्टडी इनफ्लक्स ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी एंड रोहिंग्यान्स। अनडॉक्यूमेंटेड, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यान आ रहे हैं, ये अनडॉक्यूमेंटेड है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और इसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज और पॉलिटिकल पार्टी, खास करके आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका एक क्रूशियल रोल है, उसकी एजेंसीज बनी हुई है। और आगे इसमें और भी भयावह बातें लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर accomplices, उनकी जो बाकी पार्टियों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं,
ये कैसे फेक वोटर रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर दीज माइग्रेंट्स। इनके लिए फेक, ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यान के लिए फेक वोटर बनाना, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट इलेक्टरल इंटीग्रिटी एंड डेमोक्रेटिक मैनिपुलेशन। मतलब ये फेक वोटर बना करके ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्यान जो हैं, ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने अयोध्या में अफसरों और कर्मचारियों को लेकर घेरा है। कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा कि पक्षपात नाइंसाफी का ही नहीं, डर का भी प्रतीक होता है। अयोध्या से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। युवती की हत्या के बाद मृतका के परिवार पर गमों का पहाड़ तो टूटा है, उनके भीतर दरिंदगी को लेकर आक्रोश का ज्वार भी धधक रहा है। परिजनों समेत ग्रामीण भी गुस्से से भरे हुए हैं। हर कोई ऐसी कार्रवाई की मांग कर रहा है जो नजीर बन जाए। सुनिए। मिल्कीपुर में चुनाव से पहले मर्डर पर सियासी हंगामा, फूट फूट कर रोए सपा सांसद, हत्या पर सियासत आखिर किस हद तक। अयोध्या में दलित बेटी की हत्या बन गया चुनावी मुद्दा। सीएम योगी ने सपा सांसद के रोने को बताया नौटंकी। हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। कैसे बिटिया के साथ ही हो गया। मैं जाने दो दिल्ली, लोकसभा में मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा। दलित युवती की हत्या के बाद अयोध्या सन्न है। युवती का पूरा परिवार और देश गम में डूबा है और सियासत फपक फपक कर रो रही है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद दलित युवती की हत्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यूपी की बीजेपी सरकार और अयोध्या के पुलिस को कोस रहे थे, तभी अचानक मंच पर ही फपक फपक कर रोने लगे। अगल बगल मौजूद समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे और जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव लगातार अवधेश प्रसाद को समझाने की कोशिश करते रहे, चुप कराने की कोशिश करते रहे। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा। मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा। तुम पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया। तो आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया। बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सियासत का सेंटर बन चुकी है। मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को चुनाव होना है, लेकिन एक दिन पहले जिस तरह युवती की हत्या का मामला गरमाया, उसके बाद उपचुनाव में गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मंजर हैरान कर देने वाला है। समाजवादी पार्टी के सांसद 2 से 3 मिनट तक चीख चीख कर रोते रहे, साथ ही सरकार को कोसते रहे। लोकसभा में इस्तीफा देने का भी बयान दे डाला। अवधेश प्रसाद के रोने का वीडियो देख मिल्कीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा प्रहार करते हुए कहा कि सपा सांसद नौटंकी कर रहे हैं। नीचे तक जांच होगी तो आरोपी समाजवादी का दरिंदा ही पाया जाएगा। आपको गले लगाती है,
मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। तो एक तरफ सपा सांसद रो रहे हूँ, दूसरी तरफ सीएम योगी ने कह दिया कि ये नौटंकी कर रहे हैं। संसद में भी इस हत्या को लेकर खूब हंगामा हुआ। मायावती से लेकर राहुल गांधी तक ने बीजेपी सरकार का घेराव किया। एक तरफ हत्या पर सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा, तो दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला। अयोध्या में दलित युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस हत्याकांड पर सियासत भी खूब की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।